बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं और समीना 2 कमरों के छोटे से घर में रहते थे। हमारी जिंदगी जन्नत जैसी थी। 2 कमरों के साथ हमने बैठक भी ली हुई थी जिसे हमने एक मियाँ बीवी को किराए पर दे रखा था। ये दोनों बहुत ही शरीफ मालूम होते थे, मगर कुछ दिन गुजरे थे कि एक अजीब वाकया हुआ। मैं चाहता हूँ कि ये वाकया आप सब अपनी जिंदगी के सबक के तौर पर सुने। हो सकता है आप में से भी कई लोग ये गलती कर रहे हों। खैर, बात कुछ यूं है कि दोपहर 2 बजे के करीब में गली में आया तो देखा कि हमारे बैठक के दरवाजे पर बहुत सारे लोग जमा हैं। इनमें अक्सर मोहल्ले के मोतबर अफराद थे, जबकि बैठक के दरवाजे पर माजिद हुसैन सर झुकाए खड़ा था। ऐसा लग रहा था उससे कोई जुर्म सरजद हो गया हो। मुझे ये देखकर सख्त हैरत हुई कि आखिर माजिद हुसैन ने ऐसा क्या कर दिया है कि लोग हमारे दरवाजे पर जमा हो गए। खैर, मैं दरवाजे के पास आया तो इन लोगों ने मुझे खुद ही बताना शुरू कर दिया। मुझे मोहल्ले के एक इंतहाई मोतबर शख्स ने कहा कि इन मियाँ बीवी की हरकतें ठीक नहीं हैं। ये शरीफों का मोहल्ला है, लिहाजा बेहतर है कि तुम इन्हें अपने साथ न रखो, वरना तुम भी खामखा मुसीबत में पड़ोगे। असलम अंकल से मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी। मैंने सवालिया निगाहों से उनकी तरफ देखा तो बोले, मियाँ तुम इन बातों को नहीं समझते। बेहतर है कि इन लोगों को 2 दिन के अंदर अंदर यहाँ से निकाल दो, वरना तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। इस मामले में हम कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने इन लोगों से 2 दिन का वक्त मांगा और इन लोगों को मुंतशिर किया। माजिद हुसैन की तरफ देखा जिसका चेहरा लाल सुर्ख हो रहा था और मारे शर्मिंदगी के मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहा था। उस वक्त गर्मी बहुत थी। मैं ऊपर चला गया। माजिद हुसैन से मैंने कोई सवाल नहीं किया। घर आया तो बीवी ने मुझसे पूछा कि नीचे हंगामा कैसा था। उसका तजस्सुस देखकर मैंने उसे बताया कि बैठक वालों के साथ ये मामला पेश आया है। माजिद की बीवी से उसकी दोस्ती थी। मैंने कहा, मैंने माजिद हुसैन से पूछा तो शर्मिंदा होगा। बेहतर होगा कि तुम उसकी बीवी से पूछ लो कि मामला क्या है। वैसे तो मुझे इन लोगों पर पूरा यकीन है, मगर फिर भी कोई बात तो होगी कि मोहल्ले वालों ने यहाँ तक कह दिया। मेरी बात सुनकर सानिया ने भी हाँ में सर हिलाया। बोली, सही कहते हैं आप, कोई बात जरूर हुई होगी। आज वो आती है तो मैं उससे खुद ही पूछ लूंगी कि आखिर क्या बात हुई है। शाम को दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने जाकर दरवाजा खोला। सामने माजिद की बीवी खड़ी थी। शक्ल रुहासी हो रही थी, आंखें शायद रो रो कर सुर्ख हो चुकी थीं। उसने चादर के नीचे कुछ छुपा रखा था। मुझ पर नजर पड़ते ही घबरा गई। बोली, भाई साहब मैं अंदर आ जाऊं? मैंने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, सानिया तुम्हारा इंतजार कर रही है, चाय वगैरह पी कर जाइएगा। उसे मैं बहन ही कहता था, इसलिए आप जनाब का तकल्लुफ नहीं किया। खैर, कुछ बातें इन लोगों की मैंने भी सुनी, क्योंकि मारे तजस्सुस के मुझसे रहा नहीं जा रहा था। माजिद की बीवी सानिया से कह रही थी कि आज हमारा बैठक में आखिरी दिन है, कल हम लोग चले जाएंगे। मुझे कोई ज़रूरी काम पड़ गया तो मैं घर से बाहर चला गया। घर वापस आया तो सानिया ने मुझे माजिद लोगों की कहानी सुनाई। ये वाकया मुख्तलिफ बातों की सूरत में मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसी की जुबानी सुनिए। मेरा नाम महानूर है। जब मेरी शादी हुई तो मैं ससुराल में बहुत से ख्वाब लेकर आई थी। मेरी ना ही कोई बहन थी ना कोई भाई था। सोचा था कि नंदों की सूरत में मुझे बहनें मिल जाएंगी, देवर मेरे भाई होंगे और यतीम होने के नाते जो बाप का प्यार मिल न सका वो ससुर की सूरत में मिल जाएगा। मगर मेरी किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा था। जब मैंने अपने ससुराल में कदम रखा तो चंद ही दिनों में मुझे एहसास हो गया कि इस घर में मेरी क्या हैसियत है। मेरी सास को अपने बेटे बेटियों पर बहुत मान था, जबकि मुझे वो हमेशा बाहर का ही गिरदानती थी। हालांकि मैं उनमें घुलने मिलने की कोशिश करती, अपनी सास को अम्मी कहती और उनसे बेटियों वाला उन्स रखती, मगर वो तो जैसे पत्थर दिल की मालिक थी। मेरी लाख मोहब्बत के बावजूद उनके रवैये में हमेशा सर्द मोहरी होती। अलबत्ता मेरी नंदें और देवर मेरे साथ बहुत अच्छे थे। नंद सास की बातों में न आती और मेरे साथ अच्छा सलूक करती, मगर कुछ ही महीनों के बाद उसकी शादी हो गई। मैं खुद को अकेला महसूस करने लगी। अब मेरी दोस्ती और मेरी तवज्जो का मरकज मेरा छोटा देवर अरसलान था। बहन के जाने की वजह से वो भी उदास था, इसीलिए मुझसे जज्बाती लगाव रखता था। हम बहन भाई की तरह रहते। वो मुझसे बहुत प्यार करता था।
मेरी हर बात मानता, अक्सर माँ से मेरी खातिर लड़ जाता। मुझे भी अरसलान पर पूरा मान था, जबकि मेरी सास को हमारी दोस्ती कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लगती थी। वो अक्सर ही मुझे मेरे देवर से दूर रहने का मशवरा देती। कभी कभी तो कहती, तुमने मेरी औलाद को मुझसे छीन लिया है, पहले बड़ा बेटा और अब छोटा बेटा। मैं मोहब्बत से कहती, अम्मा जी, वो तो आपको मुकद्दम रखते हैं, मैं तो आपकी औलाद की तरह हूँ, मेरा आपसे क्या मुकाबला। मेरी बात पर हमेशा ताने देती कि मैं तुम्हारी चालाकियां खूब समझती हूँ, हालांकि मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं थी। एक दिन मैंने अपनी सहेली को अपने घर मदऊ किया। मैंने उसे पहली बार अपने ससुराल आने का कहा था। उस दिन मेरे छोटे देवर ने मेरा बहुत साथ दिया, मेहमानों के लिए खाना बनाने में मदद की और बाजार से सारे मसाला जात भी ला कर दिए। खाना बहुत अच्छा पका था, मगर खाने के दौरान मैंने महसूस किया कि अरसलान की नजरें मुसलसल नताशा के गिर्द घूम रही हैं। मुझे अरसलान का ये रवैया अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसकी उम्र को ये सब जेब नहीं देता था। नताशा तो उससे कई साल बड़ी थी, उसकी उम्र कोई करीबन 30 साल होगी, जबकि अरसलान बमुश्किल 16 साल का था। बहरहाल उस दिन मैंने नज़रअंदाज कर दिया, मगर ये मेरी गलत फहमी थी। अब अरसलान का रवैया बदलने लगा था। वो अक्सर ही चुप चुप रहता, खामोशी से मुझे देखता रहता और पहले की तरह घुल मिलकर बात न करता। एक दिन मैं सो रही थी कि अचानक मुझे खटका सा हुआ। ये कोई असर के बाद का वक्त था। इस वक्त अमूमन मैं दरवाज़ा बंद नहीं करती थी कि मुबादा अम्मी को कोई मुझसे काम न पड़ जाए। मेरी नींद कच्ची थी। मैं हड़बड़ा कर उठी तो ये देखकर हैरान रह गई कि अरसलान मेरी साइड टेबल पर कुछ ढूंढ रहा था। मुझे उसकी ये हरकत बहुत बुरी लगी। खुदा जाने मैं किस अंदाज से सोई होंगी। यूं देवर का मेरे कमरे में आना कोई अच्छी बात नहीं थी। मैंने अरसलान से सख्त लहजे में बात की, अरसलान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें इस तरह मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए। तुम्हें पता है ना, इस वक्त मैं सो रही होती हूँ। मेरी बात सुनकर अरसलान ने मेरे हाथ थाम लिए और मिन्नत करते हुए बोला, अरे भाभी, आप नाराज क्यों होती हैं? दरअसल मुझे एक चीज की तलाश है। अगर आप मदद कर देंगी तो मैं आइंदा कभी आपको नाराज नहीं करूँगा। अभी अरसलान ने ये कहा ही था कि सास मेरे कमरे में दाखिल हो गई। इन्होंने हम दोनों को घूर कर देखा और अरसलान को बाहर आने का कहा। दोनों में न जाने क्या बातें हुई, जबकि मेरा दिल मारे शर्मिंदगी के फटा जा रहा था। खुदा जाने अम्मी मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी, मगर शायद हालात के तेवर कुछ और ही थे। अगले दिन अरसलान बेधड़क उसी वक्त मेरे कमरे में आ गया। मैं अभी सोने की तैयारी कर ही रही थी। मुझे अरसलान से ये उम्मीद नहीं थी। वो मेरे पास आकर बैठ गया और बेधड़क लहजे में बोला, भाभी, मुझे नताशा से बात करनी है। मैं नहीं जानता, मुझे उसका नंबर दें। अरसलान के इस दो टोक अंदाज पर मैं हैरान रह गई। अरसलान, तुम्हें पता भी है ये तुम क्या कह रहे हो? वो उम्र में तुमसे इतनी बड़ी है और फिर तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ऐसी बातें खुदा के लिए दोबारा मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी बात पर अरसलान बजाय शर्मिंदा होने के उठ के मेरे सामने खड़ा हो गया और बोला, नंबर तो मैं लेकर ही जाऊंगा। उसने मुझसे फोन छीनने की जबरदस्ती कोशिश की, जिस पर मुझे बेहद गुस्सा आया और मैंने उसे थप्पड़ जड़ दिया। बस फिर क्या था, अरसलान की आंखों में जैसे खून उतर आया। उस दिन के बाद से उसने मुझसे बातचीत करना छोड़ दी, मगर उसकी नजरों में एक खामोश पुरस्रार पैगाम था जिसे मैं समझ नहीं पाती थी। मुझे अरसलान के रवैये से उलझन होने लगी। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, मगर उसने कोई जवाब न दिया। बिलाखिर मैंने सोचा कि शायद मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया, सो मुझे उसे खुद ही मना लेना चाहिए। इसी सोच के तहत एक दिन मैं अपने देवर के कमरे में गई। वो मुझसे छोटा था, मुझे भाइयों की तरह प्यारा था। जैसे वो मुझे मनाया करता था, मैं उसी तरह उसके कदमों में बैठ गई और कान पकड़कर बोली, आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगी। मेरा भाई, मुझे माफ कर दो। देखो, नताशा वाली बात तुम गलत कर रहे थे, बस इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने उसे बहुत प्यार से समझाया, मगर उस पर अपनी जिद का भूत सवार हो चुका था। उसने मुझसे बिना कुछ कहे उठकर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। उसके ये तेवर देखकर मैं डर गई। वो मेरी तरफ खूंखार निगाहों से देखकर बोला, भाभी, मैंने जो बात आपसे कही थी वो मान लो, वरना अच्छा नहीं होगा।
अरे मैं तो तुम्हें मनाने आई थी, मुझे क्या पता था कि तुम अभी तक उसी बात पर कायम हो। आइंदा तो मैं तुमसे इतनी सी बात भी नहीं करूंगी। मैंने तो तुम्हें अपना छोटा भाई समझा था, मैंने अरसलान को डांटते हुए कहा और बाहर जाने लगी, मगर उसने मेरा रास्ता रोक लिया और बोला, मुझे नताशा का नंबर दे दो वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगा। खुदा का शुक्र, उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। शायद मेरी सास ने दरवाजा खटखटाया था। अरसलान ने एक लम्हा जाया किए बिना ही दरवाजा खोला और धक्के देते हुए मुझे बाहर निकालने लगा। मेरी सास दरवाजे के सामने ही खड़ी थी। अरसलान कहने लगा, गजब खुदा का भाभी, आप मेरे भाई की बीवी हैं, आप ये किस तरह की हरकतें कर रही हैं? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अम्मा आप ही देखें, ये औरत तो हाथ धोकर मेरे पीछे ही पड़ गई है। अरसलान एकदम मासूम बनकर अपनी माँ को अपनी मजलूमियत के किस्से सुनाने लगा, जबकि मैं मुजरिमों की तरह सर झुकाए खड़ी थी। सोच भी नहीं सकती थी कि अरसलान इस कदर घटिया जहनियत का मालिक होगा। मैंने अपनी सास को सफाइयाँ देने की कोशिश की, मगर उन्होंने ये कहकर मेरा मुंह बंद कर दिया कि मैं तुम्हें पहले भी इस तरह की हरकतें करते देख चुकी हूँ। हालांकि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। मैं उस दिन को कोसने लगी जब मैंने इसे अपने छोटे भाई जैसा समझा था। अम्मा सच ही कहती थीं, सगा भाई ही भाई होता है, उसके अलावा कोई भाई नहीं होता। मैं बेदिली से अपने कमरे में आ गई और फूट फूट कर रो दी। ससुराल में जो प्यार के सपने लेकर आई थी वो पूरे नहीं हुए थे। एक शौहर ही तो मोहब्बत का मंबा नहीं होता। बाकी ससुरालियों के साथ भी मैं मिलजुल कर रहना चाहती थी, मगर शायद ये लोग इतनी मोहब्बत के काबिल नहीं थे। मैं रो रो कर अपने शौहर को याद करने लगी, जिन्होंने हमेशा मुझ पर एतबार किया। अब मुझे किसी की परवाह नहीं थी। अगर फिक्र थी तो अपने शौहर की थी, जो मुझ पर बहुत यकीन करते थे। मैंने सोचा था मैं माजिद को सब सच बता दूंगी और वो यकीनन मुझ पर यकीन करेंगे, मगर दिल में कुछ खौफ भी था, क्योंकि उनकी माँ मेरे खिलाफ गवाही देने वाली थी, जबकि उनका छोटा भाई तो पहले ही मेरा दुश्मन बन चुका था। शाम को जब घर में माजिद आए तो जैसे अदालत लग गई थी। मेरी सास मेरे शौहर को मेरे नाकर्दा गुनाह गिनवाने लगी, जबकि माजिद हैरान परेशान खड़े थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक इस घर में क्या हो गया है। मैंने उस वक्त कोई बात नहीं की। सास जो कह रही थी उन्हें कहने दिया। माजिद ने उनसे कहा कि वो यकीनन मेरा कोई न कोई बंदोबस्त कर देंगे। माजिद की बात सुनकर मैं डर गई। कमरे में आकर उन्हें सफाइयाँ देने लगी तो बोले, मुझे सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे अपनी प्यारी बीवी पर पूरा यकीन है। मैं जानता हूँ कि तुम सुस्त और काहिल हो सकती हो, मगर बदकिरदार नहीं हो सकती। माजिद की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू भर आए। खुदा का शुक्र था, अल्लाह ने मुझे इंतहाई मुखलिस शौहर अता किया था, जिस पर मैं खुदा का जितना शुक्र अदा करूं उतना ही कम था। माजिद ने मुझे बताया कि मुझे अपने छोटे भाई के तेवर अच्छे नहीं लग रहे, वैसे भी वो बड़ा हो गया है। मैं तो पहले ही इस बेतकल्लुफी का कायल नहीं था, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें लेकर यहाँ से दूर चला जाऊँ। मैं जानता हूँ कि तुमने मेरे घर वालों को प्यार देने की पूरी कोशिश की है, मगर ये लोग शायद तुम्हें कबूल ना करें, क्योंकि इनके लिए तुम एक गरीब घराने की बेटी हो। इसलिए ये लोग तुमसे कभी घुल मिलकर नहीं रहेंगे। मुझे शौहर की बात दुरुस्त लगी, मगर मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। अगले दिन मेरे शौहर ने बताया कि हम एक और जगह शिफ्ट हो रहे हैं और इस बारे में वो किसी को नहीं बताएंगे। खुदा जाने उन्होंने इतनी जल्दी ये फैसला कैसे कर लिया। शायद उन्हें घर वालों से पुराने भी कुछ गिले थे। मेरी सास मेरे छोटे देवर को बहुत ज्यादा मोहब्बत देती थी। ये भेद तो बाद में खुला। मेरे शौहर ने बताया कि वो अपनी माँ के सौतेले बेटे थे, यानी मेरी सास मेरी हकीकी सास नहीं थी, बल्कि मेरे शौहर उनकी सौतन की औलाद थे। शायद इसलिए भी उन्हें मेरे शौहर से बुग़्ज़ था। उन्हें मोहब्बत की उम्मीद तो कतई नहीं थी, लिहाजा वो मुझे यहाँ से लेकर शिफ्ट हो गए। उनका कहना था, मैं नहीं चाहता जैसी ज्यादतियाँ मेरे साथ हुई वैसी कोई मेरी औलाद के साथ भी करे। हम लोग एक कमरे की बैठक में शिफ्ट हो गए, जो आप लोगों ने मेहरबानी करके हमें कम किराए पर दे दी। माजिद दिन रात मेहनत करने लगे। यहाँ आकर जिंदगी कदरे पुरसकून हो गई थी। अगरचे ये एक कमरे का घर था, मगर माजिद की मोहब्बत में
مجھے یہ کسی جنت سے کم نہیں لگتا تھا۔ ماجد کو ایک معمولی سے دفتر میں نوکری بھی مل گئی تھی۔ رات کو میں اور ماجد بیٹھ کر ڈھیروں باتیں کرتے، مستقبل کے سپنے بنتے اور سوچتے کہ اپنی زندگی کو کیسے بہتر کریں۔ پھر ایک دن ماجد نے مجھے بتایا کہ ان کے آفس کے ایک دوست نے انہیں بہت ہی اچھی تجویز دی ہے کہ اگر میں محنت کر کے سرکاری نوکری کا امتحان دے دوں تو شاید اچھے پے اسکیل پر میری نوکری ہو جائے۔ انہیں اس بات پر کیا اعتراض تھا، مگر دقت یہ تھی کہ ان کے دوست کے علاوہ ان کے ساتھ کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو ان کی رہنمائی کر سکے۔ میں نے اپنے شوہر کو پورا یقین دلایا کہ میں ان کا ساتھ دوں گی، بس وہ دھیان سے تیاری کریں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ تیاری کے لیے وقت کیسے نکالیں۔ دن کو نوکری میں مصروف ہوتے ہیں اور رات کو وقت نہیں ملتا۔ بالآخر ماجد اپنے دوست کو گھر لے کر آنے لگے۔ یہ دونوں ٹیسٹ کی تیاری کرتے تھے، جبکہ ماجد کے کہنے پر میں بیڈ کے نیچے ہی چھپ جاتی تھی۔ وہ اور ان کا دوست ساری رات ٹیسٹ کی تیاری کرتے۔ فجر کی نماز سے ذرا پہلے ان کا دوست ہمارے گھر سے چلا جاتا۔ پلنگ کے نیچے لیٹنے میں مجھے بہت دقت بھی ہوئی، مگر اپنے شوہر کا ساتھ دینے کے لیے میں نے ان حالات کو بھی برداشت کیا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا شوہر کسی سے پیچھے رہے، اور یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں ان کے دوست کے سامنے اگر پردہ کرنے کی نیت ہو نہ باجی تو پھر انسان ان حالات سے کبھی نہیں گھبراتا۔ مجھے اپنے دیور کی بات کے بعد سے اس بات پر یقین ہو گیا تھا کہ اللہ کے قائم کردہ حدود ہمیشہ صحیح ہوتی ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ عورت کو بلا وجہ پردہ کرنے کا نہیں کہا گیا، مگر یہ زمانے والے کہاں سمجھتے ہیں۔ انہوں نے ماجد پر الزام لگا دیا کہ نہ جانے وہ اس آدمی کو گھر لے کر کیوں آتے ہیں۔ یقین جانیے باجی، مجھے اس بات کا اتنا دکھ ہے کہ بتا نہیں سکتی۔ میری پردے داری کو زمانہ بے حیائی کہہ رہا ہے، جبکہ اسی حیا اور اسی پردے کے پاس پر تو ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑا تھا جہاں ہمیں زندگی کی ہر آسائش میسر تھی۔ اپنی بیوی کی بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے کہا ماجد سے کہوں کہ اپنی بیوی کو ہمارے دوسرے کمرے میں بھیج دیا کرے، خود بھلے اپنے دوست کے ساتھ تیاری کرے، مگر پھر سوچا کہ یہ مناسب نہیں، سو میں نے ماجد سے ہی کہہ دیا کہ تم رات کو ہمارے گھر اپنے دوست کو لے آیا کرو اور تیاری کر لیا کرو، ہم دونوں میاں بیوی تو ویسے بھی دوسرے کمرے میں ہوتے ہیں۔ میں نے محلے والوں کو بھی بتا دیا، جبکہ ماجد نے میرا مشورہ مان لیا۔ اب وہ ہمارے گھر کے دوسرے کمرے میں بیٹھ کر امتحان کی تیاری کرتے۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ ماجد کا امتحان پاس ہو گیا، وہ بہت بڑا آفیسر بن گیا۔ اب تو اس کے پاس اپنا گھر اور گاڑی بھی ہے، تو رک کر میرا شکریہ ضرور ادا کرتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ اور ہاں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔